बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसे कि आपको सबको पता है कि महाविद्यालय का चुनाव आयोग द्वारा अधिग्रहण किए जाने के कारण 19 तारीख तक ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो बंद हैं, तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं। आपकी काफ़ी क्लासेस जो हैं ऑफलाइन लग चुकी हैं, जिसके अंदर आपकी जो है फर्स्ट बुक राजनीति विज्ञान के मूल आधार शुरू की गई थी। उसमें जो हैं कुछ टॉपिक्स आपको करवा दिए गए थे: संस्थात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन, एकात्मक शासन। लास्ट जब अपनी क्लास हुई थी, जब अपने लोकतंत्र का टॉपिक शुरू करवाना था, तो वही टॉपिक थोड़ा शुरू हो गया था, लेकिन बिल्कुल उसको वापस से शुरू कर लेते हैं नए सिरे से। तो आज जो है अपना टॉपिक है वो लोकतंत्र है। रोज़ाना इसी तरह आपकी ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी और आज के टॉपिक लोकतंत्र पे अपनी चर्चा करेंगे। देखिए, लोकतंत्र जो है इससे लगभग सभी लोग परिचित हैं। लोकतंत्र ये डेमोक्रेसी शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस और क्रेशिया दो शब्दों से मिलकर बनी है। डेमोस का अर्थ है लोग और क्रेशिया का अर्थ है शासन। तो इस तरीके से इसका मूल अर्थ हुआ कि लोगों का शासन जो है वो लोकतंत्र कहलाता है। देखो, प्राचीन समय से, जैसे अरस्तु के समय से लेके देखें तो शासन व्यवस्थाएं तीन तरीके की थी। एक राजतंत्र होता था, एक कुलीन तंत्र होता था और तीसरा था लोकतंत्र। लेकिन अब पहले ये बताऊं कि राजतंत्र से सभी परिचित है, जो राजाओं का शासन होता था, जहाँ राजा जो है वो शासन का संचालन कराते थे। शीर्ष जो सत्ता होती थी वो सारी राजा के हाथ में होती थी, तो वह शासन प्रणाली राजतंत्र कहलाती थी। कुलीन का मतलब होता है विद्वान। कुछ विद्वान व्यक्ति मिलकर जहाँ राज्य का शासन सत्ता संचालित करते थे, वह कुलीन तंत्र कहलाता था। और वर्तमान में जो हम हर जगह देख रहे हैं वह लोकतंत्र ही प्रचलित है, क्योंकि पुराने ऐतिहासिक अनुभवों से ये बात स्पष्ट हो गई कि जो राजतंत्र और कुलीन तंत्र है वो लोग मतलब सभी लोगों के हित में कार्य नहीं करके कुछ विशेष व्यक्तियों के स्वार्थों का ध्यान रखते हैं। इसी वजह से जो है ये शासन व्यवस्थाएं धीरे धीरे ख़त्म होती गई और लोकतंत्र को सभी लोगों ने जो है श्रेष्ठ पद्धति माना, क्योंकि इसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। जनता जो है वो सर्वे सर्वा होती है, अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है। तो इसलिए इसे लोकतंत्र को सबसे बड़ी आपत्ति माना गया है और लगभग सभी देशों के अंदर लोकतंत्र जो है उसको अपनाया गया है। लोकतंत्र जो है उसके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो फिलहाल स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटनों में पाया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जब जनता स्वयं ही कानून निर्माण में और अन्य कार्यों के अंदर हिस्सा लेती हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो हम लगभग देख रहे हैं वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है, जहाँ हम स्वयं जो है वो खुद शासन ना करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कराते हैं। तो हम जो है अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि आगे जाकर हमारी जो है ना वही हमें रिप्रेजेंट करता है। हमारी जो समस्याओं का निराकरण कराने में वही हमारा योगदान देता है। तो हम यहाँ प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करते, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वह प्रतिनिधि आगे जाके हमें रिप्रेजेंट करता है, हमारी समस्याओं का वह निराकरण करवाता है। जैसे एमएलए के चुनाव है, एमपी के हैं, गांव में सरपंच के हैं, पंच के चुनाव हैं। तो इन लोगों को क्या है, हम वोट डाल के अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। अब गाँव या शहर में जो समस्याएँ होती हैं, फिर ये जनप्रतिनिधि उन समस्याओं का निवारण कराते हैं। तो इसलिए ये जो शासन प्रणाली है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की है और लगभग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही हर जगह पे विद्यमान है। देखो, लोकतंत्र के बारे में विद्वानों की बहुत सी परिभाषाएं भी हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण परिभाषा अब्राहम लिंकन की है, जो बहुत पॉपुलर है, कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। क्योंकि ये जनता का ही शासन है, जनता के द्वारा ही किया जाता है और इसमें जनता का ही कल्याण है, जनता के लिए ही शासन होता है। ब्राइस ये कहता है कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति जो है वो किसी विशेष वर्ग में निहित न होकर
संपूर्ण जन समुदाय में निहित होती है, यानी कि पर्टिकुलर किसी विशेष वर्ग में नहीं, सारी जनता के पास शक्ति है, पूर्ण समुदाय के पास शक्ति होती है। कोई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के पास नहीं होती, एक व्यक्ति के पास या किसी विशेष वर्ग के अंदर सारी शक्ति निहित नहीं होती। लोकतंत्र में जो होता है वो सारी शक्ति जनता के हाथ में होती है। लोकतंत्र शासन प्रणाली की बहुत सी विशेषताएं हैं जो अपने मुख्य रूप से एक एक करके उन पे अपने चर्चा करेंगे। जो मैंने इसमें नोट्स में भी हाईलाइट कर दिए हैं, पॉइंट्स आपको लिखवा दिए गए हैं, जिनकी व्याख्या जो मैं अब कर रहा हूँ, और उसके बाद में जब भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी इनके संपूर्ण नोट्स भी आपको जो है वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले लोकतंत्र की क्या विशेषता है। नंबर 1 है जनता का प्रतिनिधित्व। लोकतंत्र शासन प्रणाली में मैंने बताया कि अंतिम शक्ति जो है वो जनता के हाथ में होती है। जनता ही जो है अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व होता है क्योंकि जनता जो है वोट के माध्यम से अपना प्रतिनिधि चुन के आगे भेजती है। तो लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जहाँ जनता खुद प्रतिनिधित्व करती है शासन प्रणाली का, और अंतिम रूप से सारी शक्ति जनता के हाथ में होती है। पॉइंट नंबर 2 है जनता के हितों की रक्षा। देखो, अन्य शासन प्रणालियाँ होती हैं उनके अंदर जो है वो जनता के हितों की रक्षा हो या ना हो इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अब राजतंत्र में भी क्या है, निरंकुश राजतंत्र जहाँ आ जाता है, जहाँ कई बार राजा जो है वो अत्याचारी हो जाता है, तानाशाह हो जाता है, अपने निजी स्वार्थों को लेकर वो कार्य करने लग जाता है, जनता से उसे कोई लेना देना नहीं होता है। तो बहुत से अपने प्राचीन समय में शासन व्यवस्थाएं देखें तो बहुत से राजा ऐसे थे जो सिर्फ स्वयं के हितों के लिए कार्य करते थे, जिनका जनता के हितों से उनका कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन लोकतंत्र वाली ऐसी शासन प्रणाली है जिसका अस्तित्व भी जो है वो जनता के हितों की रक्षा के लिए होता है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब यही है कि जनता का कल्याण हो, हर व्यक्ति की शासन में भागीदारी हो, हर व्यक्ति को अधिकार मिले, व्यक्ति इसमें विशेष रहता है, व्यक्ति के हित विशेष रहते हैं। तो जनता के हितों की रक्षा के लिए ये सबसे बढ़िया शासन प्रणाली है। तो लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता के हितों की रक्षा होती है। पॉइंट नंबर 3 है जनता के प्रति उत्तरदायी। शासन प्रणाली, लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि ये जनता ही प्रतिनिधियों को चुन के भेजती है और आगे जो है वो प्रतिनिधि जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, जनता की समस्याओं का निराकरण करते हैं, और वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है भी अगर अब हम सही काम नहीं करेंगे तो आने वाले चुनावों में जो है जनता हमें मत नहीं देगी या हमें शासन शक्ति में नहीं भेजेगी। तो अंतिम रूप से ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिन्हें हम चुन के भेजेंगे वो स्वाभाविक सी बात है कि वो उत्तरदायी हमारे लिए होंगे। उत्तरदायी शासन प्रणाली है ये। सारे प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और जो शासन के द्वारा कानून बनाए जाते हैं या किसी भी तरीके की कोई भी शासन शक्ति का प्रयोग है, नियम कानून कानून जो भी बनाए जाते हैं उनमें सबसे पहले जनता के हितों को ध्यान में रखा जाता है कि जनता के का कोई अहित ना हो जाए, उनके हितों पे कोई कठोराघात नहीं हो जाए। जनता का जो है वो सबसे पहले इसमें ध्यान रखा जाता है। इसलिए जनता के प्रति लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी शासन प्रणाली है। अब राजतंत्र और कुलीन तंत्र में मैंने पहले बताया आपको कि ये ज़रूरी नहीं है कि जनता के प्रति उत्तरदायी हों। राजतंत्र में राजा निरंकुश हो सकता है तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं भी हो सकता, लेकिन लोकतंत्र शासन प्रणालियों में ऐसा नहीं पाया जाता है। लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जनता के प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए यह उत्तरदायी शासन प्रणाली कहलाती है। पॉइंट नंबर 4 है लोक प्रभुता में विश्वास। देखो, लोक प्रभुता का अर्थ है कि सत्ता लोगों से उत्पन्न होती है, यानी जो सत्ता का आधार है वो लोग हैं, और शासन की जो सत्ता की शासन सत्ता की जो है वो शक्ति अंतिम रूप से जनता में निवास करती है, यानी इसमें जनता को ही सर्वे सर्वा बताया गया है। तो लोक प्रभुता की धारणा जो है यह लोकतंत्र का मूल विश्वास कहलाती है। इसमें नियतकालीन चुनाव होते हैं, लोगों का जो है वो शासन पर नियंत्रण होता है किसी न किसी माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। उत्तरदायी शासन प्रणाली होती है ये। लोगों को जो है वो इसमें लोगों का जो है विशेष ध्यान रखा जाता है,
और जनता का जो विश्वास है वह इस लोकतंत्र शासन प्रणाली का मूल आधार है। इस प्रकार लोक प्रभुता के अंदर जो है लोकतंत्र में विश्वास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक व नागरिक समानता। देखिए समानता जो है ना वो लोकतंत्र का मूल आधार है। जब तक लोग समान नहीं होंगे तो लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। अगर लोगों से भेदभाव होगा, चाहे वो किसी भी आधार पे हो, धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, नस्ल, किसी के आधार पे भेदभाव हो, अगर जिस समाज में या जिस राज्य में लोगों के साथ भेदभाव होगा तो वहाँ लोकतंत्र शासन प्रणाली सफल नहीं हो सकती। इसलिए राजनीतिक और नागरिक समानता यह जो है वो लोकतंत्र का मूल आधार है। अब राजनीतिक समानता में देखो जो वयस्क मताधिकार है ये राजनीतिक समानता है। 18 वर्ष की आयु जिसकी हो जाती है उसको वोट डालने का अधिकार है। यहाँ पे जो है वो किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे किसी जाति का है, धर्म का है, लिंग, नस्ल, किसी भी आधार पर उसके साथ जो है वो भेदभाव नहीं होता, उसे मत देने का अधिकार है। और राजनीतिक समानता जो है ये वास्तव में लोकतंत्र का लक्ष्य है। नागरिक समानता भी यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट है लोकतंत्र के अंदर। यहाँ पर लोगों के साथ किसी भी तरीके का धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं होता। सभी नागरिकों को समानता का अवसर मिलता है हर जगह पे, चाहे वो कोई नौकरी में हो या कोई अन्य कोई सार्वजनिक स्थलों पर हो, तो हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर समानता से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल समान अधिकार है। तो लोकतंत्र का विशेष आधार स्तंभ है कि लोगों के साथ राजनीतिक और नागरिक दोनों समानताएं लोगों को मिले, लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो और न है होता है। लोकतंत्र शासन प्रणाली अपने यहाँ हम देखते हैं कि किसी के साथ जाति, वर्ण, इनको आधार पे, नस्ल, रंग आदि के आधार पर यहाँ पे कहीं भी किसी भी तरह का भेदभाव लोगों के साथ नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता। देखो जिस तरीके से मैंने बताया कि राजनीतिक और नागरिक समानता लोकतंत्र का मूल आधार है, वैसे राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं भी लोकतंत्र की आत्मा हैं। ये इनके बिना लोकतंत्र कभी संभव नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रताओं में देखो वोट देने का अधिकार जो है, आपको वोट देने का अधिकार है, ये आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता है। आप कहीं भी कोई प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होना चाहते हैं, कहीं वोटों में खड़े होना चाहते हैं किसी भी पद पर, तो आप जो है वो खड़े हो सकते हैं। सार्वजनिक पद जो है आप कोई ग्रहण कर सकते हैं। शासन की आप आलोचना कर सकते हैं कि आपको अधिकार है कि आपको जो गवर्नमेंट की नीतियाँ अच्छी नहीं लगती हैं तो आप अपने विचार अभिव्यक्त करके उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। तो इस आधार पे आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप शासन की आलोचनाएं भी कर सकते हैं। इस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रताएं आपको, सारी स्वतंत्रताएं जो हैं आपको लोकतंत्र शासन प्रणाली में मिलती हैं। और नागरिक स्वतंत्रताएं भी आपको मिलती हैं। आपको भाषण की स्वतंत्रता है, आप सम्मेलन करना चाहते हैं कहीं, उसकी भी स्वतंत्रता है। आप कोई संघ या संगठन बनाना चाहते हैं, कोई राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, उसकी भी स्वतंत्रता है। आपको निवास स्थान की स्वतंत्रता है। आप कोई व्यापार करना चाहते हैं उसकी स्वतंत्रता है, व्यवसाय की स्वतंत्रता है। इसका मतलब जो आप नागरिक के रूप में जिन स्वतंत्रताओं का आप उपभोग कर रहे हैं, आने जाने की, घूमने की, हर तरीके की आपको नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। और ऐसा सब कुछ लोकतंत्र शासन प्रणाली के अंदर ही संभव हो पाता है। दूसरी शासन प्रणालियों में स्वतंत्रताएं व्यक्ति की, सारी स्वतंत्रताएं व्यक्ति को मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। तो लेकिन लोकतंत्र के अंदर व्यक्ति को प्रत्येक प्रकार की सभी स्वतंत्रताएं हैं, हाँ वो भी लिमिट में रहकर। ऐसा नहीं है कि जब आपकी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा डालने लग जाए ना तो फिर वो स्वतंत्रता न रह के परतंत्रता बन जाती है। इसलिए लिमिट में आपको जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं सभी स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सकते हैं। ये सभी स्वतंत्रताएं जो मैंने बताई वो नागरिक स्वतंत्रताएं आपको लोकतंत्र शासन प्रणाली में मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान। व्यक्तित्व का सम्मान जो देखो लोकतंत्र जो है उस वह शासन प्रणाली है जो मनुष्य की गरिमा, मनुष्य की इज्जत, मनुष्य के आत्मसम्मान, इन पे बड़ा बल देती है। तो व्यक्ति जो है उसको मतलब लोकतंत्र शासन प्रणाली में अपनी इज्जत के साथ रहने का अधिकार है, उसको आत्मसम्मान का अधिकार है।
व्यक्ति जो है वो अपने आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जीवन यापन जो है वो कर सकता है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व का सम्मान बहुत यहाँ पे होता है, क्योंकि देखिए व्यक्ति जो है ना, हर व्यक्ति अपनी गरिमा, अपनी इज्जत के साथ, अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता है। तो लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जो वो सब सुविधाएं व्यक्ति को प्रोवाइड करवाती हैं, उपलब्ध करवाती हैं, जिससे जो है व्यक्ति जो है वो अपने गरिमा के साथ, अपनी इज्जत के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो इस प्रकार लोकतंत्र शासन प्रणाली ऐसी है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुमत का शासन। देखिए लोकतंत्र जो है ना वो बहुमत का शासन है। बहुमत होता है ज़्यादा संख्या में। देखो जहाँ भी वोट अपने वोटिंग होती है तो उसमें जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वही व्यक्ति जो है प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग जिसको पसंद करते हैं वही व्यक्ति शासन सत्ता के अंदर आता है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र बहुमत का शासन है। इस प्रकार लोकतंत्र जो है वो बहुमत का शासन है, जो ज़्यादा संख्या में लोग हैं वो इसमें शासन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति विभाजन। देखो मैंने बताया था कि शक्ति विभाजन जो है इसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों के बीच में शक्तियों का जो है विभाजन किया गया है। व्यवस्थापिका यानी संसद अपने क्षेत्र में काम करे, कार्यपालिका अपने क्षेत्र में काम करे और न्यायपालिका जो अपने क्षेत्र में काम करे। मॉन्टेस्क्यू ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश जो हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस शक्ति विभाजन को अवश्य अपनाया जाता है। तो लोकतंत्र शासन प्रणाली में विशेषता है कि वहाँ शक्ति विभाजन पाया जाता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्रों में काम करती हैं, एक दूसरे के कार्य में कोई भी बाधा नहीं डालता और किसी का भी एक दूसरे पर कोई भी दबाव नहीं होता। ये स्वतंत्र होकर निष्पक्षता से अपना कार्य करती हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है संविधानवाद। इसका संविधानवाद का अर्थ होता है सीमित शक्तियों वाला शासन। देखो लोकतंत्र के अंदर जो शासन की शक्ति है वो असीमित नहीं होती है। जैसे राजतंत्र में तो क्या होता है कि राजा के पास ही सारी पावर होती है, असीमित शक्तियाँ होती है, उस पर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है। लेकिन लोकतंत्र जो है वो असीमित शक्तियों में विश्वास नहीं करता। यह जो है शक्तियाँ बिल्कुल सीमित देता है, यानी कि यहाँ पर हर चीज़ पर, हर शासन पर किसी न किसी का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया है कि अगर संसद कानून बनाती है तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे में शक्तियों का प्रयोग करके और जो है वो कैसा भी कुछ नियम या कानून बना दे, उस पर हमारी न्यायपालिका बैठी है। तो हर कोई ना कोई एक दूसरे पे, संसद पे, न्यायपालिका का नियंत्रण है। तो इस तरीके से शासन की शक्तियों पर किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई नियंत्रण रहता है। शक्तियाँ किसी को भी असीमित नहीं दी गई, सीमित शक्तियाँ हैं और हर का एक दूसरे पर नियंत्रण लगाया गया है। इस प्रकार लोकतंत्र की ये मुख्य मुख्य विशेषताएं थी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोकतंत्र के गुण और दोष पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।